In this lecture, I will explain you about the periodic training property जिन्हें periodicity कहा जाता है। उसमें डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस का, साथ ही कैटायन का रेडियस, एनायन का रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, और मेनली यहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि क्या न्यूक्लियर चार्ज होता है, क्या शिल्डिंग इफेक्ट होता है और कैसे न्यूक्लियर चार्ज को शिल्डिंग इफेक्ट कम कर देता है और बन जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि मेनली वेरिएशन में काम आता है कि कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और किस तरह से रेडियस में या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसे ग्रुप में कमिंग डाउन द ग्रुप चेंज आता है, कैसे लेफ्ट राइट चेंज आता है। पीरियडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में जो पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज आता है दैट इज सेड टू बी पीरियडिक ट्रेंड एंड इट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी को समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियडिक टेबल में। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि शेयर्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की किसी एलिमेंट के एटम की एबिलिटी होती है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट हम यहाँ मेनली एक्सप्लेन करना जा रहे हैं कि पीरियोडिसिटी क्या है। जैसे देखिए कि हम यहाँ पीरियड में, दिस पीरियड में अगर हम चल रहे हैं लिथियम से बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलर लेफ्ट राइट जाने पर इंक्रीज हो रही है। और जब वापस हम लिथियम वाले ग्रुप में आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही इंक्रीज होती नजर आ रही है। दिस करेक्टर इज सेड टू बी पीरियोडिसिटी, यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज आना प्रॉपर्टी में होता है पीरियोडिसिटी। पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज का एक रेगुलर इंटरवल के बाद शो होना दैट इज सेड टू बी पीरियोडिसिटी। रेडियस, कई तरह का रेडियस हो सकता है, एटॉमिक हो सकता है, मेटेलिक हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, वंडरवाल हो सकता है। सभी का मैं यहाँ पर वन बाय वन डिस्कशन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियस, ये एटम, ये न्यूक्लियस है और ये बाहर इसके डिफरेंट शेल्स होंगे। तो एटॉमिक रेडियस को कैसे हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से किनारे वाला इलेक्ट्रॉन, जो भी सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहीं पर है वैलेंस शेल में, तो वहाँ तक की डिस्टेंस इज सेड टू बी एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के सेंटर से जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है वहाँ तक का डिस्टेंस होता है एटॉमिक रेडियस। कंसीडर दिस वन एज ए क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है। तो क्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये दिस वन इज सेड टू बी कोवैलेंट कंपाउंड। और कोवैलेंट कंपाउंड में एक एटम से दूसरे एटम के सेंटर की जो डिस्टेंस येलो कलर शो हो रही है उसका मिड यानी उसका हाफ इज सेड टू बी कोवैलेंट रेडियस। यानी दो एटम जो कोवैलेंट के थ्रू, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, उन एटम के सेंटर की डिस्टेंस का हाफ होता है कोवैलेंट रेडियस। जबकि वंडरवाल रेडियस क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स जिनमें कि एटम्स आपस में बॉन्डेड नहीं है, दिस वन इज नॉट बॉन्डेड टू दिस वन। तो नॉन बॉन्डेड एटम के सेंटर्स की डिस्टेंस का हाफ, दिस वन इज वंडरवाल रेडियस, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ द कोवैलेंट रेडियस। दिस वन इज ए मेटल, और मेटल में मेटल आयंस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और यहाँ अगर हम, चूंकि हमें तो बात सिर्फ रेडियस करनी है, तो जो मेटेलिक एटम्स हैं, एक मेटल के एटम के सेंटर से दूसरे मेटल के एटम के सेंटर की डिस्टेंस का हाफ इज सेड टू बी मेटेलिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को बिल्कुल ठीक ठीक
मेज़र कर पाना डिफ़िकल्ट होता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज ऑफ एटम। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई डेफिनेट बाउंड्री भी नहीं होती ताकि उसे मेजर किया जा सके। तो रेडियस को कंबाइनली हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस, इन टर्म्स ऑफ मेटल रेडियस, इन टर्म्स ऑफ वंडरवाल रेडियस, जैसे मैंने आपको बताया है। वंडरवाल रेडियस मेटल रेडियस से ग्रेटर होती है और मेटल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ग्रेटर होती है। अब जब हम आयन की बात करते हैं किसी भी, तो आयन में कैटायन और एनायन। कैटायन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। एनायन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया और प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। तो प्रोटॉन ज़्यादा होने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से वैलेंस शेल को ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा और साइज डिक्रीज हो जाता है। दैट इज वाई कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम। जबकि इन केस ऑफ एनायन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो P अपॉन E का रेशो कम आएगा और P अपॉन E का रेशो कम आएगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो कम पावर से वैलेंस शेल को अट्रैक्ट करेगा और रेडियस इंक्रीज हो जाता है। दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि एनायन का रेडियस अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। एनायनिक रेडियस डिपेंड करेगा कि कितने निगेटिव चार्जेस हैं। जैसे जैसे निगेटिव चार्जेस बढ़ेंगे यानी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। सभी तरह के रेडियस एक ही ट्रेंड फॉलो करते हैं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो रेडियस डिक्रीज होता है और दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जबकि ग्रुप में डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। देखिए ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड, हम लेफ्ट राइट चल रहे हैं। लिथियम से कम बेरिलियम, से कम बोरॉन, से कम कार्बन, से कम नाइट्रोजन, से कम ऑक्सीजन, से कम फ्लोरीन। ये तो इनर्ट गैस है, उनकी तो मैक्सिमम होती है बिकॉज ऑफ द वंडरवाल फोर्सेस। तो यहाँ पर लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक जो रेडियस में डिक्रीज हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। चूँकि नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ भी 2 ही हैं। जो पीरियड है तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहेंगे, बट चूँकि प्रोटॉन्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जब प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे 2, 3, 4, इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब प्रोटॉन्स रेगुलर इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और न्यूक्लियर चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट द वैलेंस शेल। जब वैलेंस शेल का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज स्मॉल होता चला जाता है। दिस ट्रेंड कैन आल्सो बी ऑब्जर्व इन द पीरियड नंबर 3, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। चूँकि यहाँ पर 11 प्रोटॉन, यहाँ 12, 13, 14, 15, 16, 17। जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और रेडियस कम होती चली जाती है। इन टर्म्स ऑफ ए ग्रुप, लिथियम से बड़ा साइज सोडियम, से बड़ा पोटेशियम, से बड़ा एंड सो ऑन। चूँकि यहाँ पर शेल्स 2, यहाँ पर 3 सेल, यहाँ पर 4 सेल्स, यहाँ पर 5 सेल्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स कमिंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। द सेम कंडीशन इन एनी ऑफ द ग्रुप में डाउनवर्ड रेडियस इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स का ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज, जिसके थ्रू न्यूक्लियस वैलेंस शेल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, जिसे सिग्मा या जेड एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें कोर इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, उनका आउटर इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना, दैट इज स्क्रीनिंग और द शील्डिंग इफेक्ट। और इस रिपल्सन की वजह से जो एक्चुअली में न्यूक्लियर चार्ज होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार। अब ये जेड स्टार एक्चुअली वो न्यूक्लियर चार्ज जो कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा या वैलेंस सेल को अट्रैक्ट कर पाएगा, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये होगा न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग फैक्टर। जितना भी शील्डिंग का असर हो रहा है वो किसको रोकेगा, किस पर असर डालेगा? न्यूक्लियर चार्ज पर असर डालेगा। यानी जिस
पावर से न्यूक्लियस को अपनी ओर वैलेंस शेल को अट्रैक्ट करना चाहिए था, उतनी पावर से अब उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द शील्डिंग। अब कौन किस शील्ड करता है? ns इलेक्ट्रॉन ही जनरल शील्ड होते हैं। ns यानी वैलेंस शेल के s सब शेल के इलेक्ट्रॉन किससे हो सकते हैं? n-1 s इलेक्ट्रॉन से हो सकते हैं। कब? जबकि n-1 p इलेक्ट्रॉन ना हो। कब? जबकि n-1 d इलेक्ट्रॉन ना हो। कब? जबकि n-2f इलेक्ट्रॉन ना हो। अगर n-2f इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो वही ns को शील्ड करने काम करेंगे, यानी रिपेल करने का काम करेंगे। n-1d तभी करेगा जबकि n-2f नहीं होगा। n-1p कब करेगा ns को शील्ड? जबकि n-1d अवेलेबल ना हो। और n-1s इज ओनली व्हेन देयर इज नो p in the outermost shell, sorry in the core shell, in the inner shell। तो एक्चुअली न्यूक्लियस अट्रैक्शन जो है, दैट न्यूक्लियर अट्रैक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग इफेक्ट को माइनस करने के बाद आएगा। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि क्या न्यूक्लियर चार्ज है, कैसे न्यूक्लियर चार्ज होता है और कैसे होती है शील्डिंग, खास तौर से शील्डिंग सिग्मा। क्योंकि शील्डिंग का मतलब ही क्या है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या शील्ड होना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। इट इज द न्यूक्लियस जिसके अंदर होते हैं p प्रोटॉन n न्यूट्रॉन। p प्रोटॉन जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के थ्रू जितना भी चार्ज यहाँ क्रिएट होता है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज सेड टू बी न्यूक्लियर चार्ज, जिसे Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन होता है। दैट इज शेल नंबर 1, जिसमें केवल 1s सब शेल होता है और 1s सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का प्रोटॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बाय न्यूक्लियर चार्ज। दैट इज द अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस टुवर्ड्स लास्ट शेल। जो लास्ट शेल यहाँ पर अभी मैंने पहला ही शेल एक्सप्लेन किया है। अब अगर सेकंड शेल को वैलेंस शेल मान लिया जाए, जिसमें 2s सब शेल एंड 2p सब शेल हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है जो न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट करेगा, वो 2s इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इन कंपेयर टू 2p इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 2s जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर चार्ज, इनके बीच में अट्रैक्शन के बीच एक दीवार का काम कर रहेंगे 1s के इलेक्ट्रॉन, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ये 1s हैं, वो 2s और इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर चार्ज के बीच में जो रिपल्सन क्रिएट करेंगे, जो स्क्रीन का काम करेंगे, जो शील्ड का काम करेंगे, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट है यार। यानी 2s इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को किसके थ्रू? न्यूक्लियस के थ्रू जो 2s इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा उसको शील्ड करेंगे 1s के इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1s के इलेक्ट्रॉन्स 2s के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे एंड दैट इज सेड टू बी शील्डिंग इफेक्ट और द स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये वाला शेल अब इस शेल और न्यूक्लियस के लिए स्क्रीन का काम करता है, पर्दे का काम करता है। दैट इज वाई इट इज सेड टू बी स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्ड। शील्ड चुके इसने 1s ने 2s इलेक्ट्रॉन को यहाँ न्यूक्लियस तक आने से रोक दिया है, बांध दिया है, रिपेल कर दिया है। क्यों? सेम चार्ज होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तीसरे शेल को लास्ट शेल मान लिया जाए तो तीसरे के s इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे विद न्यूक्लियर चार्ज। तो 3s के इलेक्ट्रॉन को जिस चार्ज से न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। बट एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा, 3s के इलेक्ट्रॉन्स जो कि तीसरे शेल के s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके और न्यूक्लियस के बीच में जब अट्रैक्शन हो रहा होगा तो यहाँ पर दूसरा शेल का p इलेक्ट्रॉन्स इस तीसरे शेल के s इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे, स्क्रीन करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर तीसरे s और न्यूक्लियस के बीच जो रिपल्सन का काम करेंगे, शील्डिंग काम करेंगे, वो 2p के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चूँकि 3s अंदर है
3p इसके थोड़ा बाहर, 3d इसके बाहर अगर होगा तो अब यहाँ पर 2p और 3s लगभग पास आ जाएंगे और 2p 3s को रिपेल करेगा, दैट इज शिल्डिंग इफेक्ट। और जो शिल्डिंग फैक्टर यहाँ काम करेगा उसको अगर टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस कर दिया जाए, देन यू विल हैव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके थ्रू ये न्यूक्लियस अब इस 3s इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहा होगा। ये फोर्थ सेल अगर लास्ट सेल मान लिया जाए तो न्यूक्लियस पर जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियर चार्ज, उन्हें इन 4s इलेक्ट्रॉन्स को, these 4s electrons will be attracted by the nuclear charge here from the protons। लेकिन इन प्रोटॉन्स और 4s के इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बीच में 3d आ जाएगा। 3d चूंकि 3d ही यहाँ नज़दीक होगा, 3p तो अंदर होता है, 3s और अंदर होगा तीसरे में, तो 3d 4s को रिपेल कर रहा होगा। और यहाँ पर 4s के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो शिल्डिंग का काम करेगा वो होगा 3d इलेक्ट्रॉन्स, यानी 3d के इलेक्ट्रॉन्स 4s के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होने से प्रोटेक्ट करेंगे, रोकेंगे, यानी रिपेल करेंगे। दैट इज द शिल्डिंग ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन्स बाय 3d इलेक्ट्रॉन्स। फिफ्थ सेल लास्ट सेल है, तो 5 के s इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, चूंकि वैलेंस सेल के पर्टिकुलरली s इलेक्ट्रॉन्स जो नज़दीक होते जाते हैं न्यूक्लियस के, वो उन्हीं अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस प्रोटॉन्स के थ्रू जो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर है वो 5s के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ 5s के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज जो प्रोटॉन से है, दोनों के बीच में आ जाएंगे 4d के इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप आ रहे हैं तो 4d के इलेक्ट्रॉन्स 5s के इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की ओर जाने से रोकेंगे। दैट इज अगेन शिल्डिंग इफेक्ट, यानी 5s इलेक्ट्रॉन्स के लिए शिल्डिंग का काम करेंगे 4d इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि मेनली जैसे बताया ns यानी आखिरी s के इलेक्ट्रॉन्स को कौन शील्ड करेगा, 7s अगर लास्ट शेल है तो उसे शील्ड करने का काम 5f के इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, 6d के इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो 6s के इलेक्ट्रॉन्स, अगर 6 लास्ट शेल बनता है तो उनको शील्ड करने का काम 4f के इलेक्ट्रॉन्स विद 5d के इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। जबकि फिफ्थ शेल अगर लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, तो 5s सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे 4d, 4s वाले को शील्ड करेंगे 3d, 3s वाले को शील्ड करेंगे 2p, चूंकि 2d तो होगा नहीं वहां पर रिपेल करने के लिए, और 2s को शील्ड करेंगे 1s इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज शील्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अट्रैक्शन जो है, दैट न्यूक्लियर अट्रैक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग इफेक्ट को माइनस करने के बाद आएगा। दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पीरियोडिसिटी, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि कितना अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा साइज का इंक्रीज या डिक्रीज होना। साइज अपॉन रेडियस डिपेंड करता है, साइज कहें रेडियस कहें, नंबर ऑफ शेल्स पर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, और शील्डिंग फैक्टर पर, जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस और द साइज। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, जो भी किनारे वाला यानी लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, उसको रिमूव करने, बाहर निकालने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी का देना पड़ता है, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और द आयोनाइजेशन एनर्जी। जब गैसियस मेटेलिक एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 1 पॉजिटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने पर आयोनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरा निकालने पर आयोनाइजेशन एनर्जी 2, तीसरा निकालने पर आयोनाइजेशन एनर्जी 3, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने पर आयोनाइजेशन एनर्जी 4। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इन कंपेयर टू सेकंड, इन कंपेयर टू थर्ड, इन कंपेयर टू फोर्थ।
जैसे जैसे अगला इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशो बढ़ेगा और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर देता है, जिससे वैलेंस शेल को न्यूक्लियस अपनी ओर ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट कर रहा होता है। जनरली अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आयन या एटम स्टेबल होता है तो फिर फर्दर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है, तो वहाँ से उसको जब वो लूज करने के बाद ही स्टेबल हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ पर कम रह जाती है। बट अगर वो पहले से ही स्टेबल है, तब चूँकि ऑलरेडी स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। कब कब स्टेबिलिटी जनरली P6, P3, D10, D5, F14 एंड F7 ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड, यानी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, एग्जैक्टली फुल फिल्ड मोर स्टेबल। जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी से डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शिल्डिंग फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है जैसे SPDF यानी कहाँ से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जल्दी निकाला जा सकता है, दैट इज़ पेनिट्रेटिंग पावर, तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। सम एक्सेप्शंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे मैं आपको अभी लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा। द सेम कंडीशन फॉर द नाइट्रोजन। स्टेबिलिटी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, P में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि ऑक्सीजन में P में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन P4 से P3 अपने आप को चाहेगा ताकि स्टेबल हो जाए, इसलिए ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम रह जाती है और नाइट्रोजन की इन कंपेयर टू ऑक्सीजन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, यानी पहले इलेक्ट्रॉन लूज करने की एनर्जी ज़्यादा होती है। दैट इज़ बिकॉज P में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑलरेडी स्टेबल है और जो ऑलरेडी स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता है। दैट इज़ वाई वी कैन से नाइट्रोजन हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली द केस ऑफ फॉस्फोरस विद सल्फर। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरॉन का 5 है। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 आएगा, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1। अब 1s2 2s2 है तो 2s कम्प्लीटली फिल्ड है, तो यानी कि जब कम्प्लीटली फिल्ड है तो स्टेबल हुआ, ऑलरेडी स्टेबल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बोरॉन से। क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास P में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके पिछले वाला S में 2 जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा, इसलिए बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सिमिलरली बात ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पर आ जाएगी। यहाँ पर 1s2 2s2 यहाँ पर 3s2 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3s2 3p1। तो यहाँ सेकंड सेल की बात है और यहाँ पर थर्ड सेल, बट द सेम रीज़न है यार, क्योंकि यहाँ 3s2 बनेगा, 3s2 कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है इन कंपेयर टू 3s2 एंड 3p1। चूँकि 3p1 अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके 3s2 में ज़्यादा बेटर महसूस करेगा, ज़्यादा स्टेबल महसूस करेगा, इसलिए एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी मैग्नीशियम से कम रह जाती है। ऐसे ही बात अगर नाइट्रोजन करें तो नाइट्रोजन में बनता है 1s2 2s2 2p3। दैट इज़ 2p3 का मतलब है P के तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 8 यानी 1s2 2s2 और बनेगा 2p4। 2p4 का मतलब होता है कि भाई 4 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो फिर p3 बनेगा। p3 एग्जैक्टली हाफ फील्ड होता है और एग्जैक्टली हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। ये ऑलरेडी स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल, और जैसे मैंने बताया अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम रह जाती है इन कंपेयर टू जो ऑलरेडी स्टेबल है। p3 के साथ नाइट्रोजन स्टेबल है इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता। रिएक्टिविटी
reducing capacity, metallic character, basic character, all are inversely proportional to ionization energy. जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना ही बेसिक करेक्टर जो मेटेलिक करेक्टर पर बेस्ड है ज़्यादा होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर भी ज़्यादा होगा और रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। उसके अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी, नॉन मेटेलिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतना एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। अब एलिमेंट्स जब लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी वाला है तो वो बनाएगा आयनिक बॉन्ड और हायर एनर्जी वाला बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। चूँकि कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ही बनते हैं, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तभी कैटायन बनते हैं। तो कैटायन कब बनाना चाहेंगे? तब कि कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है इन कंपेयर टू नॉन मेटल। तो दैट इज़ वाई कि आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं? लो एनर्जी। लो एनर्जी किसकी होती है? मेटल्स की। नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा हाई रहती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जैसे क्लियर है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जो एटम एनर्जी छोड़ रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो द एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को बल्कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी भी एटम के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जो जनरली निगेटिव में ही होती है अगर इनर्ट गैस को छोड़ दिया जाए। तो गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 यानी पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद छोड़ी गई एनर्जी। EA2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 2 यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने के एवज में दी गई एनर्जी, जो कि पॉजिटिव हो सकती है। चूँकि पहले ही निगेटिव चार्ज आ गया है तो निगेटिव चार्ज निगेटिव को रिपेल कर सकता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो सकता है, इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ केसेस में पॉजिटिव हो सकती है। जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज पर ही डिपेंड करती है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। बट फिर से बता दूं दिस वन इज मेजर्ड इन नेगेटिव, चूँकि वो रिलीज हो रही है, एटम को नुकसान हो रहा है, एटम को नुकसान हो रहा है तो वो माइनस में काउंट होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जबकि सिल्टिंग फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ग्रेटर हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P3 ऑफ नाइट्रोजन। द सेम कंडीशन फॉर द केस ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। बट अगर बात फ्लोरीन और क्लोरीन करें तो फ्लोरीन का साइज कॉम्पैक्ट होता है, वेरी स्मॉल साइज, स्मॉल तो होता ही बट वेरी स्मॉल साइज होने की वजह से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाह रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शो कर रहा है। दैट इज़ वाई फ्लोरीन की निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, जो नहीं होनी चाहिए थी। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट साइज ऑफ फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन का साइज जब कॉम्पैक्ट हो गया है तो फ्लोरीन पर ऑलरेडी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का असर ज़्यादा दिखाई देगा इन कंपेयर टू क्लोरीन, और जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन शो करता है। दैट इज़ वाई फ्लोरीन हैज़ लेसर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इन नेगेटिव देन क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन कंपेयर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी इन कंपाउंड और मॉलिक्यूल, कंपेयर नहीं कंपाउंड और मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, यानी किसी भी एटम की वो आदत या वो पावर जिसके थ्रू वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर एक्सेप्शनल थोड़ा कम होते हैं। अगर हम हाइब्रिडेशन के हिसाब से देखेंगे तो इस करैक्टर जितना ज़्यादा होगा वो कार्बन उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड है जिसकी डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर में होगी
वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन कंपेयर टू sp2 कार्बन इन कंपेयर टू sp3 कार्बन, एंड इट विल डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन। नंबर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है और इसके एक्सेप्शंस न के बराबर होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में मेजर होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी निगेटिव वैल्यू होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मली काउंट की जाती है। मेन बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों अपने आप में एक निगेटिव करैक्टर होते हैं, तो फ़र्क क्या बनता है यहाँ पर? बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर रहे हैं, दोनों अपने आप में एक तरह से निगेटिव करैक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कौन करेगा? जो अट्रैक्ट करेगा उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये भी तो निगेटिव करैक्टर ही हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब एटम से होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किसी एटम की होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की एक रिलेटिव वैल्यू होती है। किसके रेफरेंस में है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रिलेटेड टू द बॉन्डेड एटम, यानी बॉन्डेड एटम्स में से कौन सा कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिलेटेड टू द गैसियस एटम। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है तो बॉन्ड प्योरली कोवैलेंट होगा, 1.7 से कम है तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा और 1.7 से ज़्यादा है तो बॉन्ड आयनिक बनता है। ऑल दीज 3 टर्म्स मतलब आयोनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जबकि ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज होती है बिकॉज द इंक्रीज इन द साइज ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप।